चलिए आज के नोट्स को जरा गहराई से देखते हैं। हमारे पास एसएन पांडे के नोट्स हैं जो केपी ज्योतिष मतलब कृष्णमूर्ति पद्धति पर हैं। और खास तौर पर हम सिर्फ एक भाव पर ध्यान देंगे, पंचम भाव, अ फिफ्थ हाउस। हाँ, जो कि ज्योतिष में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं मल्टी लेयर्ड भावों में से एक है। और यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। इन नोट्स के हिसाब से यही एक भाव 3 बिल्कुल अलग अलग चीजों को कंट्रोल करता है। बच्चे पैदा होना, शेयर बाजार में पैसा लगाना और स्पोर्ट्स या आर्ट्स में करियर बनाना। हाँ, ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। हमारा काम आज ये समझना है कि ज्योतिष की ये प्रणाली इन 3 अलग अलग दुनियाओं को एक ही धागे में कैसे पिरोती है। ये वाकई में ज्योतिष का सबसे दिलचस्प पहलू है। देखिए, पंचम भाव का जो मूल सार है वो है रचनात्मकता और जोखिम। अच्छा, संतान पैदा करना एक जैविक रचनात्मकता है, कला एक सांस्कृतिक रचनात्मकता है और शेयर बाजार में पैसा लगाना वो एक वित्तीय जोखिम है। तो इन तीनों को एक ही भाव से देखना कोई तुक्का नहीं बल्कि एक गहरा लॉजिक है। और केपी सिस्टम की खासियत ये है कि वो इन चीजों का विश्लेषण करने के लिए बहुत सटीक मतलब गणित जैसे नियमों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे संवेदनशील विषय उठाते हैं, संतान। नोट्स में पहली ही लाइन में एक बहुत बड़ा दावा है। ये कहते हैं कि संतान के मामलों में हमेशा महिला की कुंडली को ही पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा कारण ये है कि गर्भधारण और जन्म देने की पूरी जैविक प्रक्रिया वो महिला के शरीर में होती है। इसलिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से महिला की कुंडली उस घटना के समय और प्रकृति के बारे में सबसे सटीक जानकारी देती है। अच्छा, मतलब पुरुष की कुंडली सहायक होती है पर मेन कहानी महिला के चार्ट से ही पता चलती है। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन एक और बात जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी वो है प्रश्न कुंडली का जिक्र। हाँ, हॉररी एस्ट्रोलॉजी। हाँ, वही। नोट्स कहते हैं कि कभी-कभी ये जन्म कुंडली से भी ज्यादा ताकतवर होती है। इसमें किसी को 1 से 249 के बीच एक नंबर चुनने को कहा जाता है। ये कैसे काम करता है? क्या ये किसी भी तरह के जन्म समय की गलती को ठीक करने का एक तरीका है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। प्रश्न कुंडली केपी सिस्टम का एक बहुत शक्तिशाली टूल है। मान लीजिए किसी के जन्म का समय कुछ मिनट भी ऊपर नीचे है तो पूरी कुंडली का गणित बदल सकता है। राइट। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मन में एक गहरा सवाल लेकर एक नंबर चुनता है तो उसी पल के लिए एक कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उस सवाल पर 100% केंद्रित होती है। और ये 249 नंबर वो ज्योतिष के 249 उप नक्षत्र स्वामियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उप नक्षत्र स्वामी, ये शब्द बार बार आता है। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? ये इतना जरूरी क्यों है? इसे ऐसे समझिए कि हर ग्रह एक कंपनी का बड़ा बॉस है। ठीक है। लेकिन उप नक्षत्र स्वामी उस बॉस का सबसे भरोसेमंद और चालाक मैनेजर है जो असल में जमीन पर काम करवाता है और फाइनल डील साइन करता है। अच्छा। केपी ज्योतिष का मानना है कि कोई घटना होगी या नहीं इसका अंतिम फैसला यही मैनेजर यानी उप नक्षत्र स्वामी करता है। इसलिए हम सीधे उसी से पूछते हैं। यहां बात और भी पेचीदा हो जाती है। नोट्स में 5 राशियों का जिक्र है, मतलब बैरन साइंस। हाँ, मेष, मिथुन, सिंह और कन्या। और दावा यह है कि अगर पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र स्वामी दोनों ही इन राशियों में हों तो समस्या की संभावना 100% है। 1 मिनट, 100%? मतलब ये तो बहुत बड़ा शब्द है। इसका मतलब तो ये हुआ कि संतान होना नामुमकिन है। क्या ये सच है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ज्योतिषीय भाषा में 100% का मतलब असंभव नहीं होता। तो फिर किसी बारी मदद बिल्कुल या किसी अपरंपरागत तरीके की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये सिर्फ हाँ या ना का खेल नहीं है। नोट्स में भावों के कॉम्बिनेशन की भी बात की गई है। संतान प्राप्ति के लिए अच्छे कॉम्बिनेशन बताए गए हैं 2, 5 और 11। मतलब परिवार में बढ़ोतरी, संतान का भाव और इच्छाओं की पूर्ति। ये तो सीधा साधा लगता है। हाँ, ये तो पॉजिटिव साइड है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बैठ गया है वो है नकारात्मक भावों का इस्तेमाल। नोट्स में एक अजीब सा शब्द इस्तेमाल हुआ है, भाव का उपयोग। हाँ। कहा गया है कि 8वां भाव जो दर्द, सर्जरी और बाधाओं का है, उसका इस्तेमाल IVF जैसी मेडिकल प्रक्रियाओं की सलाह देने के लिए किया जा सकता है। ये तो कमाल का नजरिया है ना? मतलब ज्योतिष सिर्फ ये नहीं बता रहा कि यहाँ रुकावट है, बल्कि ये कह रहा है कि इस रुकावट की ऊर्जा को एक टूल की तरह इस्तेमाल करो। हाल
और ये विचार इसलिए इतना शक्तिशाली है क्योंकि ये व्यक्ति को निष्क्रिय भाग्यवादी होने के बजाय एक एक्टिव पार्टनर बनाता है। 8वां भाव सिर्फ दर्द या सर्जरी का नहीं है, ये अपरंपरागत प्रक्रियाओं और छिपी हुई चीजों का भी है। अच्छा। IVF जैसी तकनीक परंपरागत गर्भाधान से अलग है, ये एक अपरंपरागत मेडिकल प्रक्रिया है। तो ज्योतिष कह रहा है कि अगर आपकी कुंडली में 8वें भाव की ऊर्जा मजबूत है तो उसे कोसने की बजाय उस ऊर्जा के रास्ते पर चलो, मतलब अपरंपरागत समाधान अपनाओ। वाह। और 12वें भाव के लिए भी ऐसे ही कुछ है। 12वां भाव हानि और अस्पताल का माना जाता है, लेकिन यहाँ सुझाव दिया गया है पर्यावरण परिवर्तन का। यानी किसी दूसरे शहर या देश में जाके कोशिश करो। ये तो बहुत ही अनोखी लेकिन हाँ प्रैक्टिकल सलाह है। इसका भी वही लॉजिक है। 12वां भाव दूर के स्थानों, विदेश और अलग थलग जगहों से भी जुड़ा होता है। तो जब कुंडली में ये ऊर्जा सक्रिय हो तो इसका सकारात्मक उपयोग है स्थान बदलना। अच्छा। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं जहां एक जोड़े को सालों से संतान नहीं हो रही थी और जैसे ही वे काम के सिलसिले में विदेश गए, उन्हें खुशखबरी मिल गई। ये कभी-कभी बहुत सीधे तरीके से काम करता है। और नोट्स में संतान से इनकार करने वाले भाव, मतलब 1, 4, 10 का भी जिक्र है। जब ये भाव 8वें और 12वें के साथ जुड़ जाते हैं तो चुनौती बहुत बढ़ जाती है। तो उस केस में तब सरोगसी या गोद लेने जैसे विकल्पों पर विचार करने की सलाह दी जाती है, जो फिर से भाव के उपयोग का ही एक रूप है। ठीक है। तो संतान पैदा करना एक तरह की रचनात्मकता और भविष्य में एक निवेश है। अब देखते हैं कि यही सिद्धांत जब सीधे सीधे पैसे के निवेश मतलब शेयर बाजार पर लागू होता है तो कैसे काम करता है। ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। सतह पर ऐसा लगता है, लेकिन मूल सिद्धांत वही है, जोखिम और लाभ। शेयर बाजार में लाभ और हानि के लिए केपी सिस्टम बहुत साफ नियम देता है। बड़े लाभ के लिए भाव हैं 2, 6 और 11। तो इसका लॉजिक क्या है? तर्क सीधा है। दूसरा भाव धन का, छठा भाव प्रतिस्पर्धा में जीत का और 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो मतलब है कि आप पैसा कमाएंगे, दूसरों से बेहतर करेंगे और आपकी मुनाफे की इच्छा पूरी होगी। और जाहिर है नुकसान के लिए भी कॉम्बिनेशन होंगे। नोट्स में 5, 8 और 12 का जिक्र है। हाँ, 5वां तो सट्टेबाजी का है ही, लेकिन 8वां और 12वां क्यों? 8वां भाव अचानक होने वाले संकट, बाधाओं और अप्रत्याशित घटनाओं का है। शेयर बाजार में जो अचानक क्रैश होता है वो 8वें भाव की ऊर्जा है। ओ अच्छा। और 12वां भाव सीधी सीधी हानि या लॉस का है। तो जब सट्टेबाजी 5 के साथ संकट 8 और हानि 12 जुड़ जाए तो परिणाम भारी नुकसान होता है। तो क्या यहाँ भी वो भाव का उपयोग वाला जादुई कॉन्सेप्ट काम करता है? क्या एक नकारात्मक भाव का इस्तेमाल करके पैसा कमाया जा सकता है? बिल्कुल। और नोट्स में इसे मास्टर टिप्स कहा गया है। ये एक बहुत ही एडवांस्ड तकनीक है। जैसे कि? उदाहरण के लिए, अगर आपकी प्रश्न कुंडली में ट्रेड के लिए 8वां भाव मजबूत दिख रहा है, जो वैसे तो नुकसान का संकेत है, हाँ। तो सलाह दी जाती है कि पेट्रोलियम, बीमा या टेक्नोलॉजी जैसे शेयरों में ट्रेड करो। 1 मिनट, ये तो बड़ा अजीब लगता है। 8वां भाव जो नुकसान का घर है, वो पेट्रोलियम में निवेश की सलाह क्यों दे रहा है? इन क्षेत्रों और भावों के बीच का संबंध किस आधार पर बनाया गया है? ये ज्योतिष के गहरे प्रतीकों पर आधारित है। 8वां भाव पृथ्वी के नीचे की चीजों, रहस्यों और अचानक निकलने वाली ऊर्जा से जुड़ा है। पेट्रोलियम धरती के नीचे से निकलता है। अच्छा। टेक्नोलॉजी भी एक तरह की छिपी हुई शक्ति है। इसी तरह 12वां भाव विदेश से जुड़ा है, इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों मतलब MNCs में निवेश की सलाह दी जाती है। और चौथा भाव? सकारात्मक भाव की ऊर्जा को उसी से जुड़े सेक्टर में लगाकर उसे सकारात्मक बना रहे हैं। ये तो एक तरह का ज्योतिषीय जुगाड़ है, लेकिन क्या ये हर बार काम करता है? ये तो एक चीट कोड जैसा लगता है। हाँ, यहीं पर नोट्स में एक चेतावनी भी दी गई है। ये तकनीक सिर्फ ये बताती है कि किस सेक्टर में संभावनाएं हैं, ये नहीं बताती कि कैसे ट्रेड करना है या कौन सा स्टॉक खरीदना है। मतलब ये कोई गारंटी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक निर्देशित रणनीति है। स्रोत साफ कहता है कि इसे हमेशा पहले छोटी रकम से परखना चाहिए। हमने बच्चे पैदा करने और पैसा बनाने की बात की। दोनों ही चीजें दुनिया में कुछ नया लाने से जुड़ी हैं। लेकिन इस भाव का एक और पहलू है जो सीधे सीधे रचनात्मकता से ही जुड़ा है, और वो है कला या खेल में करियर। इसके बारे में नोट्स क्या कहते हैं? नियम बहुत सीधा है। आपकी कुंडली का 10वां भाव आपके करियर को दिखाता है। सही। अगर आपके 10वें भाव का मैनेजर यानी उपनक्षत्र स्वामी 5वें भाव से यानी कला, मनोरंजन, खेल से
मजबूत संबंध बना रहा है तो आपका करियर इन क्षेत्रों में हो सकता है। लेकिन कला और खेल तो बहुत बड़ा दायरा है। कोई क्रिकेटर बनेगा या पेंटर, इसका फैसला कैसे होता है? क्या मंगल का प्रभाव होने से वो खिलाड़ी बनेगा और शुक्र का प्रभाव होने से कलाकार? नोट्स इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ बिल्कुल। यहाँ दूसरे ग्रहों और भावों के प्रभाव को देखा जाता है। अगर 5वें भाव के साथ मंगल या सूर्य जैसे ऊर्जावान ग्रहों का संबंध हो तो व्यक्ति स्पोर्ट्स में जा सकता है। अच्छा। अगर शुक्र या बुध जैसे रचनात्मक ग्रहों का संबंध हो तो कला, संगीत, अभिनय या लेखन में। अगर 5वें के साथ तीसरा भाव जो कम्युनिकेशन और लिखने का है जुड़ जाए तो व्यक्ति एक सफल लेखक या जीतकार बन सकता है। और राहु? अगर राहु का प्रभाव हो तो सिनेमा, फोटोग्राफी या किसी नए तरह की डिजिटल आर्ट में जा सकता है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण है। और सबसे बड़ा सवाल, सिर्फ करियर में घुसना ही काफी नहीं है, सफलता कैसे मिलेगी? इसके लिए क्या देखना होता है? क्या यहाँ भी प्रश्न कुंडली काम आती है? सफलता का अंतिम निर्णायक हमेशा एक ही भाव होता है, 11वां भाव। इच्छाओं की पूर्ति का भाव। बिल्कुल। यह केपी सिस्टम का एक यूनिवर्सल नियम है। चाहे संतान चाहिए हो, चाहे ट्रेड जीतना हो या एक सफल कलाकार बनना हो, अगर आपकी प्रश्न कुंडली या दशा में 11वां भाव मजबूती से आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा पूरी होगी, आपको पहचान और लाभ मिलेगा। और अगर ये भाव गायब है तो टैलेंट होने के बावजूद सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है। क्या हमारे पास इन नियमों को काम करते हुए दिखाने के लिए कोई असली उदाहरण है? हाँ, नोट्स में 2 बहुत अच्छी केस स्टडीज हैं। पहली है पूजा नाम की एक महिला की जो संतान के लिए परामर्श लेने आई थी। उनके केस में क्या खास था? उनके पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी और नक्षत्र स्वामी दोनों ही शनि ग्रह थे। ओहो, शनि। ज्योतिष में शनि देरी, बाधा और मेहनत का प्रतीक है। तो पहली नजर में ही ये निश्चित देरी का संकेत था। जब और गहराई में देखा गया तो पता चला कि शनि 8वें भाव को भी दर्शा रहा था। अच्छा, तो वही 8वां भाव। तो क्या ज्योतिषी ने उन्हें सिर्फ ये कहा कि बुरी खबर है, समस्या है, या फिर उन्होंने भाव का उपयोग वाला सिद्धांत लागू किया? उन्होंने वही किया। 8वें भाव की मजबूत उपस्थिति देखकर उन्होंने पूजा को बताया कि पारंपरिक तरीकों से संतान प्राप्ति में गंभीर कठिनाइयां आ सकती हैं। और फिर? और उन्होंने सीधे सीधे सरोगेसी या गोद लेने जैसे अपरंपरागत तरीकों पर विचार करने की सलाह दी। ये दिखाता है कि कैसे ज्योतिष सिर्फ समस्या बताने वाला टूल नहीं, बल्कि समाधान का रास्ता दिखाने वाला एक सलाहकार भी बन सकता है। और दूसरा केस शेयर बाजार से जुड़ा है, रितेश मल्होत्रा का। हाँ, उनके चार्ट का जब विश्लेषण किया गया तो सबसे पहली अच्छी बात ये थी कि भारी नुकसान का कॉम्बिनेशन मतलब 5, 8, 12 वो कहीं नहीं था। मतलब उनकी कैपिटल सेफ थी। हाँ, उनकी पूंजी सुरक्षित रहने की संभावना ज्यादा थी। साथ ही लाभ के भाव 2 और 6 भी मौजूद थे। लेकिन यहाँ एक मजेदार मोड़ है। नोट्स कहते हैं कि उनके चार्ट में चौथे भाव की भी मजबूत उपस्थिति थी। तो इसका क्या मतलब निकाला गया? और देखिए, यहाँ फिर से वही मास्टर टिप काम आया। रियल एस्टेट वाला। बिल्कुल, चौथा भाव रियल एस्टेट से जुड़ा है। तो उन्हें सलाह दी गई कि वे बाकी सेक्टरों के बजाय रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में निवेश करें, क्योंकि वहां उनकी सफलता की संभावना सबसे ज्यादा थी। ये तो वाकई दिलचस्प है। स्रोत में एक और बात लिखी है कि चौथा भाव व्यक्ति को बहुत ज्यादा ट्रेड न करने की प्रवृत्ति भी देता है। बिल्कुल, ये विश्लेषण की गहराई को दिखाता है। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कहाँ पैसा कमा सकते हैं, बल्कि ये भी बता रहा है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा। मतलब रितेश शायद एक आक्रामक, दिन रात ट्रेडिंग करने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। हाँ, बल्कि एक शांत और लंबी अवधि के निवेशक हो सकते हैं। एक ही विश्लेषण से कितनी सारी परतें सामने आ रही हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? ऐसा लगता है कि केपी ज्योतिष में पंचम भाव सिर्फ कुछ चीजों की लिस्ट नहीं है। ये रचनात्मकता, जोखिम और विरासत का एक जंक्शन है। हाँ, ये जीवन के उन सभी पहलुओं को जोड़ता है जहां हम कुछ नया बनाते हैं, चाहे वो एक बच्चा हो, एक कलाकृति हो या सट्टेबाजी से कमाया गया धन हो। सही कहा। इन नोट्स में जैसा बताया गया है, इस सिस्टम की ताकत इसके नियमों की स्पष्टता में है और चुनौतीपूर्ण ग्रहों की स्थिति को सिर्फ किस्मत का दोष मानने के बजाय उसे रचनात्मक रूप से इस्तेमाल करने के नजरिए में है।
ये समस्याओं को अवसरों में बदलने का एक तरीका सुझाता है, चाहे वो IVF जैसा मेडिकल हस्तक्षेप हो या रियल एस्टेट जैसा कोई खास निवेश। और ये तो साफ है कि जन्म के समय की किसी भी गलती से बचने और एकदम सटीक जवाब पाने के लिए प्रश्न कुंडली पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है। हाँ, ये उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और यहीं से मेरे मन में एक आखिरी सवाल उठता है। बताइए। अगर एक ज्योतिषीय प्रणाली किसी के मन में आए सवाल का उसी पल इतने सटीक और विशिष्ट तरीके से जवाब दे सकती है, तो फिर हमारी अपनी इच्छा शक्ति मतलब फ्री विल और भाग्य के बीच की बड़ी बहस के बारे में ये क्या कहती है? बहुत गहरा सवाल है। खासकर जब परिवार शुरू करने या अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगाने जैसे बड़े फैसले हों। क्या हम बस एक पहले से लिखे रास्ते को उजागर कर रहे हैं, या सवाल पूछने का हमारा काम ही उस रास्ते को बदल देता है?